हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, यही तो उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बफर देखा था और उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, आसान वाले भी देखे थे, थोड़ा टिपिकल भी हमने देखा था। चलो, तो आज भी क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे आगे। एक होमवर्क दिया था, उसे हमें उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन देखो बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बफर कंटेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड शो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। यानी आपको कंसंट्रेशन 4 दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से किसका, कौन से बफर का पीएच क्या होगा, लोवेस्ट होगा। तो पीएच लोवेस्ट हो इसके लिए ज़रूरी क्या है, पीओएच ज़्यादा हो। पीएच कम होने के लिए ज़रूरी क्या है, पीओएच का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो अब हमें यहाँ पे पहले देखो तो ये बफर कौन सा नज़र आ रहा है। बफर दो टाइप के हैं, एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक बफर को कैसे पहचानोगे, हाँ, वो किसका होगा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ उसका सॉल्ट होगा। और बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस होगा और साथ में कौन होगा, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो। देखो तो नज़र आ रहा है वीक बेस है और सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ है, मतलब ये बेसिक बफर है। और बेसिक बफर में जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था तो वहाँ पर पीएच तो नहीं आया था, वहाँ पर क्या आया था, पीओएच आया था, है ना। या हमारे लिए और अच्छा भी हो गया, हमारे पास बफर कौन सा है, बेसिक बफर है और पूछ रहा है पीएच का लोवेस्ट वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, क्या निकालना होगा, पीओएच का लार्जर वैल्यू, जिसका आंसर होगा वही पीएच उसमें क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। तो देखो तो फार्मूला क्या आया था, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय लॉग बेस, यही था, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अब देखो तो चूंकि केबी का वैल्यू तो सभी में सेम ही होंगे क्योंकि बेस क्या है, यहाँ पे सेम बेस है। बाकी बचा इन दोनों का, तो इन्हीं दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो देखो तो पहला कंसंट्रेशन के हिसाब से पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। देखो तो सॉल्ट कितना है, 0.5, बेस ये भी फास्ट 0.5 और 0.5, ये हो गया कट। लॉग 1 का वैल्यू 0। इस तरह से ये किसके बराबर आ गया, पीकेबी के बराबर आ गया पहला केस में। दूसरा केस में देखो तो फिर पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ है, यहाँ है 0.5 और नीचे में 0.1। तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ऊपर बच गया log 5। log 5 का वैल्यू कितना होता है, बोलो, लगभग 0.7 के आसपास, 0.699 होता है। तो लगभग हम 0.7 ले रहे हैं, तो यानी पीकेबी प्लस 0.7 हुआ यहाँ पे। पहला केस में सिर्फ पीकेबी हो गया। तीसरा ले लो, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट किधर है, यहाँ 1.5 और नीचे में 0.5। तो ये हो जाएगा कट, कितना काट कटेगा, 3 टाइम्स। तो इस तरह से पीकेबी प्लस लॉग 3 हो गया। लॉग 3 का वैल्यू, हाँ, 0.47। ठीक है, एंड द लास्ट वन है पीओएच बराबर पीकेबी प्लस, अब देखो तो कितना है, सॉल्ट है 0.1, आप नीचे में है 0.5। तो 0.1 बाई लॉग 0.1 बाई 0.5। तो 0.1 से 0.1 खत्म, 0.1 खत्म हो गया। नीचे में कौन बच गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे 5 बच गया। तो क्या हो जाएगा, पीकेबी। तो यहाँ पे इसको तोड़ोगे, log m बाई n, log m माइनस n, log m की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो log 1 का वैल्यू हो गया 0 माइनस log n। तो log n का वैल्यू है, लेकिन log 5 का कितना हो गया, 0.7, मतलब माइनस 0.7, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.7 हो गया। हमें क्या खोजना था, लोएस्ट पीएच। और लोएस्ट पीएच के लिए हमें क्या खोजना है, हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच किधर नजर आ रहा है, देखो तो इसमें तो पीकेबी के बराबर है, हाँ, यहाँ नज़र आ रहा है। देखो इसमें 0.7 ऐड हो रहा है, इसमें 0.47 ऐड हो रहा है और सबसे कम
इसमें यानी यहाँ पर अगर हमें ऑर्डर भी बोलता है, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ऑर्डर अरेंज करने के लिए तो क्या हो जाता, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका और सबसे कम इसका हो जाता। यहाँ पर आंसर हमारा कौन हो रहा है, सेकेंड आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि pH ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर है कंटेनिंग 0.2 मोलर X माइनस यानी बेस है वो, एंड 0.4 मोलर HX विथ pKb X माइनस यानी बेस का pKb का वैल्यू दिया हुआ है। आपको pH पूछ रहा है मिक्सचर का, तो कैसे बनाओगे बोलो। देखो तो यहाँ पे पहले देखो pKb दिया हुआ है और देखो तो क्या है, एसिड है HX, वो H प्लस देगा तो वो एसिड है, और H प्लस देने के बाद क्या बचेगा, X माइनस यानी उसका कंजुगेट बेस, यानी यही है कंजुगेट बेस, तो वो वीक एसिड। और हमने बताया था कि एसिडिक बफर कैसे बनता है, या तो वीक एसिड होगा और उसके साथ कौन होगा, सॉल्ट होगा, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, या फिर हम दूसरा तरीका भी बताए थे कि वीक एसिड होगा और साथ ही साथ हाँ उसका कंजुगेट बेस होगा। तो देखो वीक एसिड है, साथ में कौन है ये, उसका कंजुगेट बेस है, मतलब ये तो हो गया एसिडिक बफर। हमें pH पूछा है तो क्या निकालोगे, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, यही है ना। अब देखो तो हमें pH निकालना है, pKa का वैल्यू तो दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है, pKb, और pKa और pKb में आप जानते हो रिलेशन क्या होता है, pKa प्लस pKb बराबर हाँ क्या होता है 14 होता है। तो इस तरह से pKa बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस pKb, pKb का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे हो गया कितना 10, यानी pKa का वैल्यू आपके आ गया 10। तो इस तरह से pH बराबर कितना हो गया 10 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट किधर है, यही है ना सॉल्ट, कितना 0.2 और एसिड 0.4, तो ये हो गया कट कितनी बार में 2 बार में, तो हो गया 10 प्लस लॉग ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस log 1 माइनस log 2, यही है। अब वैल्यू के आंसर देखो किस हिसाब से पूछ रहा है, log 2 के टर्म में पूछ रहा है, तो log 1 का वैल्यू कितना हो गया, इसका हो गया 0, तो 10 और माइनस log 2, ये हो गया हमारा आंसर। देखो तो कहाँ नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है हमारा 4th ऑप्शन में। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, एक होमवर्क देते हैं फिर हम लोग बफर एक्शन देखते हैं। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, कह रहा है pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम बेंजोएट इज 4.5, यानी जिस मिक्सचर है बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का उसका pH कितना है 4.5 इन 150 ml ऑफ बफर, यानी आपको बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 150 ml है। तो पूछ रहा है बेंजोइक एसिड इज 200 ml, 150, 100 और 50। ठीक है, तो इसमें 150 ml में ये दोनों तो ऐसे ही है, ऑप्शन बाहर से बाहर हो गया ये दोनों, क्योंकि 150 ml है ही है, तो या ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और हम इसको आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलो चलो हेडिंग डालोगे बफर एक्शन। बफर एक्शन ये क्या है, बफर एक्शन का मतलब, या फिर इसको हम दूसरे तरह में बोले तो मैकेनिज्म
ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, या फिर कहें हाउ ए बफर सॉल्यूशन एक्ट। मतलब ये हमें इसमें ये पता करना है कि ये बफर सॉल्यूशन जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, कि हम अगर उसमें एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो उसका पीएच में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि ऐसा पीएच में चेंज नहीं होता है। तो वही उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी उसका काम करने का तरीका। ठीक है, आइए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो बफर हैं। एक है कौन सा, एसिडिक बफर है। कौन सा है, एसिडिक बफर है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग लेके चल रहे हैं और कॉमन यूज़ में आता है, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में यही लिया जाता है, एसिडिक एसिड यानी वीक एसिड, और सॉल्ट इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। तो ये क्या है, एसिडिक बफर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ तक। ओके मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमें अभी दिया गया है ए है, और कंसंट्रेशन ऑफ, समझना अच्छा से, सॉल्ट दिया है एस। तो इस कंडीशन में हमारा पीएच क्या आया, फार्मूला क्या था एसिडिक बफर का, बोलो, पीएच बराबर, इसको हम अगर मान लेते हैं पीएच 1 मानते हैं। ठीक है, तो क्या था, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग concentration of salt by concentration of acid, यही था ना। तो इस तरह से pH 1 बराबर pKa प्लस log सॉल्ट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S लिया है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A लिया है। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये अभी हमने इसके साथ कुछ किया नहीं है, ये बफर सॉल्यूशन है, उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ए है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये है, और इस तरह से उसका ये पीएच का फार्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर हम अब इसके साथ हम एक्शन देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, आजा, पहला केस हम ले रहे हैं एसिडिक बफर ही अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर इसके बाद देखेंगे बेसिक बफर का। तो एसिडिक बफर समझ में आ जाएगा तो बेसिक बफर भी आराम से समझ में आ गया। पहला केस इसमें हम ले रहे हैं, ऑन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। हमने ऐड किया है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है, वो क्या है, HCl लेके चल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl मतलब ये क्या होगा, पूरा टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस होगा। ठीक है, मान लो कि इसका अमाउंट हमें दिया है X, तो ये कितना बनेगा X, और ये कितना बनेगा X। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए, हमारे पास बेस कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है, उसमें क्या है, CH3COOH, यही है, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, CH3COO माइनस और H प्लस, ये है। हम लोग देखे थे बिफोर एडिंग HCl, याद है जब फार्मूला आया था पीएच निकालने का एसिडिक बफर में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों क्या था, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर था। मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, ए है, और इसका क्या है, एस है। ये कब है, जब हम लोग उसमें अभी कोई HCl वगैरह ऐड नहीं किए। अब हम इसमें आफ्टर एडिंग HCl जब ऐड किए, जब HCl ऐड करोगे तो सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बोलो, हाँ, क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
HCl ऐड करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम क्या मेंटेन रहेगी, ये डिस्टर्ब हो गई, जैसा पहले था वैसा तो नहीं रहेगा। आपने जब से जैसे HCl ऐड किया तो क्या हुआ, आपने एक तरह से H+ को ऐड किया। जब H+ को ऐड किया तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये किधर भागेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो pH चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे समझ लो, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन HCl के ऐड करने से H+ क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी उसका pH चेंज होना चाहिए। आखिर pH चेंज क्यों नहीं हुआ, तो इसकी वजह यह हुई कि जैसे H+ आपने ऐड किया इसके इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया तो ये अपने इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो हमने ऐड किधर किया है, प्रोडक्ट साइड में ऐड किया है। लगाओ लीचेट-क्लियर प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, हाँ वो अपने मेंटेन करने के लिए किधर भागेगा, जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। जब बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो इसका H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंज्यूम होके कहाँ पहुंच गया, एसिटिक एसिड में पहुंच गया। और एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। इसके कंपेयर में तो क्या होगा, बहुत कमजोर हो गया ये, इसकी वजह से pH में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये हो गया, आफ्टर एडिंग HCl तो क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगा, देखो तो इधर से क्या हो गया, ट्रांसफर होता है इधर, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले कितना था इसका, A था, अब उधर से हमने कितना ऐड किया है, X पार्ट ऐड किया है, इधर और X बना होगा, इधर कितना हो जाएगा, A+ X, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना S था, S- X हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा नया pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं pH2। तो क्या हो गया, pKa प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट की जगह पर आप देखो तो क्या है, S- X हो गया, और एसिड के जगह पे A+ X हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे अब हमें बात समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पे, या ये भी याद है हम लोग स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो चेंज करेगा ही, स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट का मतलब ये पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, हम क्या बोल रहे थे अभी, अरे हाँ, तो इसकी ये H+ का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि वो H+ इसलिए क्या हुआ कि एसीटेट आयन जो है क्या हो गया, उस H+ को यूज़ करके कहाँ कन्वर्ट कर दिया, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नया pH क्या आ गया, pK बराबर log S- अब आई में A+ X। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पे pH पे चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि रिएक्शन कहाँ भाग जा रही है, बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है, और बैकवर्ड शिफ्ट होकर वो क्या कन्वर्ट हो, एसीटेट आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटिक एसिड में, और वो यूज़ कर लेता है, जो आपने H+ ऐड किया है उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो नोट करो, इसके बारे में एक नोट करके पॉइंट लिखोगे, नोटेड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ HCl reaction will shift in इधर backward direction, and concentration of H+ ion क्या रहेगा, will maintain। अब एक कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन मेंटेन हो गया तो pH तो मेंटेन रहेगा ही। ठीक है, चलो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं बेस ऐड करके। हो गया, आजा। अब हम लोग ऑन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर ये टूटेगा Na+ और OH-, इसका भी मान लो X है, X बनेगा, ये भी X बनेगा। हाँ
ठीक है। बिफोर एडिंग NaOH, यही है इसका कंसंट्रेशन A और इसका S। अब आपने ऐड किया है, क्या किया है, NaOH ऐड किया। NaOH ऐड करने का मतलब आपने सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, OH माइनस का कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, और OH माइनस के कंसंट्रेशन ऐड करने की वजह से यहाँ पर आप आ जाओ थोड़ा सा, इसको हम लोग लेते हैं NaOH, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसके ऐड होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ याद आ रहा है, एक हम लोग दो टर्म पढ़े थे, कॉमन आयन इफेक्ट, और पिछला केस में क्या हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट, या दूसरा पढ़े थे, याद है कुछ, हाँ, ऑड आयन इफेक्ट, याद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो H प्लस और OH माइनस क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ऑड आयन इफेक्ट। इसकी वजह से हम लोग याद है क्या बोले थे, ऑड आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, याद है ना। तो और जबकि उसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से घट जाता है, और ऑड आयन की इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अब घट रहा है, इसका इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो फिर क्या होगा बोलो, हाँ, रिएक्शन अब किधर भागेगी, अब रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड, रिएक्शन किधर अब शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, ताकि इसका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इस तरह से आफ्टर एडिंग बेस इसका कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगा, आफ्टर एडिंग NaOH, बोलो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ये ही रहेगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, S प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में pH अब हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, pH 3। तो pK बराबर लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ है, यहाँ है, S प्लस एक्स और A माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने बेस ऐड किया तो pH क्या चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड चेंज हो रही है, क्योंकि इसका भी pH चेंज हो रहा है, क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होना चाहिए, pH चेंज होना चाहिए। तो होता ये है कि इसके OH माइनस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कौन, H प्लस, और इसकी कमी होगी तो उसको ये क्या करता है, फॉरवर्ड जाके मेंटेन कर लेता है। तो इस तरह से इस कंडीशन में भी pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखोगे, ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, नहीं, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल मेंटेन, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो, तो ये था एसिडिक बफर में जब हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया और फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, तो आपको देखने में आ गया 3 pH आए हैं। और अगर आप इस पर, जैसे हम आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, आपको देखोगे तो उसके pH जब निकालोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू उसमें नहीं चेंजिंग रहता है। मतलब नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो, pH1, pH2 and pH3 having no significant differences। आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं हो, इतना ज़्यादा वैल्यू चेंजेस नहीं हो जाता है कि आप उसको कंसीडर कर सके, ठीक है। चलिए, तो ये था एसिडिक बफर में कैसे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें मालूम हो गया। अब ये समझ में आ गया है तो बेसिक बफर भी आपको समझ में आ गया होगा। सोचो, तो नहीं समझ में आ गया है, देख लो, देखो। अब दूसरा केस ले रहे हैं हम लोग,
बेसिक बफर। एग्जाम्पल के लिए वही कॉमन एग्जाम्पल कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl। ठीक है, इसका pOH निकालो, तो इसको हम मान लेते हैं pOH 1। तो क्या हो जाएगा, बोलो फार्मूला, pKb प्लस लॉग। अब इसमें कंसंट्रेशन हम जो बेस ऊपर में क्या होता है, बेस बाय सॉल्ट बाय बेस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो ऐसे ही लेते हैं, लेकिन बेस का कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब केस 1, अब इसमें हम लेंगे पहला ऑन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ a strong base like NaOH। क्या ऐड कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है कुछ इस टाइप का है, NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस। तो बिफोर एडिंग NaOH इसका कंसंट्रेशन क्या है, देखो तो बेस का क्या है, B है, और सॉल्ट का क्या है, S है। ठीक है, अब आपने ऐड किया क्या है, NaOH, इसकी वजह से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन में बढ़ेगा। यानी यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, HCl ऐड किए थे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये OH माइनस क्या कर देगा, अगर ये बढ़ गया तो सॉल्यूशन का pH को तो चेंज कर देगा ये, तो ऐसा होता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया तो ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, किस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको यूज़ करके एक्स्ट्रा जो आपने डाला है उसको यूज़ करके कहाँ पहुँचा देता है, वीक बेस में कन्वर्ट कर देता है, और वीक बेस की वजह से pH में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप बिफोर एडिंग तो ये हो गया, तो आफ्टर एडिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर एडिंग NaOH क्या इसका कंसंट्रेशन वही रहेगा, नहीं, अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले से कितना है, B है, और अब कितना बन रहा है, मान लो X अमाउंट लिए थे तो X बना, और ये कितना बचेगा, S माइनस X बच जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप लोगे pOH 2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, pKb प्लस लॉग सॉल्ट का देखो तो कितना है, S माइनस X, और नीचे में बेस का कितना है, B प्लस X। ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट करो। चलो हो गया एडिंग स्मॉल। अब हम ऐड कर रहे हैं ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक HCl हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस। अब बोलो यहाँ पर क्या होगा, अब तुम लोग बताओ तो क्या वो होगा, H प्लस ऐड करने, HCl ऐड करने की वजह से क्या हो गया, सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन का बढ़ गया, और वो H प्लस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी ऑड आयन इफेक्ट होगा। ऑड आयन इफेक्ट की वजह से OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से pH क्या हो जाना, चेंज हो जाना चाहिए। तो उस OH माइनस जो कंसंट्रेशन जो घटा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। अब क्या होगा, ये
ये आप जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पीएच रिमेन्स सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, बिफोर एडिंग HCl और आफ्टर एडिंग HCl, बोलो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, यहाँ हो जाएगा B-X और यहाँ S+X। तो इस तरह से pH थर्ड निकल जाएगा, क्या हो जाएगा S+X और यहाँ B-X। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये हो गया pH 3। तो 3 pH निकल गए, pH1 सॉरी यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं POH, POH निकाल के pH निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप तीनों POH निकालोगे, तो इसमें भी जैसे pH1 pH2 pH3 में जो एसिडिक बफर में हुआ था, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, POH1 POH2 POH3 हो रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर ये जो बफर काम कैसे करता है। तो क्या होता है, जब एसिड ऐड करते हो एसिडिक बफर के केस में, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। उसी तरीके से जब आप बेस ऐड करते हो तो रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट करती है और फिर से H+ के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है। लेकिन वहीं फिर बेसिक बफर के केस में देखा तो वहाँ पर क्या हुआ, जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट की और एसिड ऐड किया तो फॉरवर्ड शिफ्ट की, यानी वो आगे पीछे चलकर वो क्या करता है, वहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है उसको वो मेंटेन रखता है। इसीलिए इसका पीएच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि ये क्या होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो अपने आप चेंज होना ना होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको बफर एक्शन, जल्दी से नोट कर लीजिए एंड देन इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक दो को। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप बनाओगे। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने बफर एक्शन पढ़ा है उसी पे है। देखो क्या कर रहा है कि 1 liter of a buffer solution containing 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. If 0.02 molar HCl is added, then change in pH of a buffer solution. ठीक है, तो चेंज निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको pH निकालना पड़ेगा। यहाँ पे pKa दिया हुआ है, pKa कितना है 4.7, pK है 4.74, ठीक है। अच्छा, अब आपको कह रहा है तो क्या करोगे, तो पहले इसके चेंज निकालना है। तो पहले आप क्या करना है, इससे पहले निकालना है, जो आप ऐड किए थे नहीं किए तब। तो क्या हो जाएगा बोलो, pH बराबर क्या होगा, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही होता है। देखो तो क्या आ गया, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का देखो तो कितना है 0.1 है और एसिड का भी 0.1 है, तो ये हो गया कट, यानी log 1 बचा, log 1 का वैल्यू हो गया 0। तो इस तरह से बिफोर एडिंग HCl आपका pH आ गया कितना 4.74, ठीक है। अब आफ्टर एडिंग HCl क्या फ़र्क पड़ेगा, जो अभी हम लोग जानते हैं HCl ऐड करने से क्या होता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट की थी, कुछ याद आ रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या हुआ था, बढ़ गया था। मतलब कितना है 0.1 था और साथ में कितना ऐड किया गया HCl, यानी x का वैल्यू कितना है 0.02, तो कितना हो गया 0.12 हो गया एसिड का। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की बात करो तो ये कितना होगा, ये घट गया था कितना 0.1 माइनस 0.02, ये हो गया 0.08। अब आप pH निकालो, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 1, तो pKa का वैल्यू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का देखो तो कितना है 0.08 और एसिड का है 0.12, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो इस तरह से हो गया pH1 बराबर 4.74
4.74 प्लस log 2/3। अब रखो वैल्यू 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3। log 2 का वैल्यू 0.3010 और log 3 का वैल्यू 0.477। अब ये वैल्यू निकाल के इसके साथ क्या करो, यहाँ पर माइनस में आएगा, इसके साथ घट जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा मान लो तो इसको आ गया x, है ना। अब वो वैल्यू आएगा, उसके बाद आपको क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, pH माइनस pH1, ये जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आंसर। कर लोगे। चलो तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं आपको इफेक्टिव बफर रेंज पे। ओके चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ जो आपको बनाना है। इसमें भी देखो क्या करा है, चेंज इन pH निकालना है और आपको इसमें कौन, ये भी बेसिक बफर है, देखो NH4OH प्लस NH4Cl अपॉन एडिंग, इसमें दोनों केस लिया गया है, एक बार HCl ऐड किया गया है, दूसरी बार NaOH किया है, pKb दिया हुआ है, निकाल लोगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो हेडिंग क्या लोगे, इफेक्टिव बफर रेंज। इफेक्टिव बफर रेंज, इफेक्टिव बफर रेंज। ये क्या है, ये एक pH रेंज है। इफेक्टिव बफर रेंज क्या है, ये एक pH रेंज है, जिस pH उस रेंज के अंदर बफर जो है वर्क जो है इफेक्टिवली करता है। अगर उस रेंज के बाहर चला गया तो बफर का वर्क इफेक्टिवली वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी pH ये क्या है हो गया, इफेक्टिव बफर रेंज क्या है, ये एक pH रेंज है, जिस रेंज के अंदर pH जो है अपना काम अच्छी तरीके से करता है, उस रेंज के बाहर उसका काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो दे लिखोगे pH range in which buffer works कैसा, इफेक्टिवली, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव बफर रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास दो बफर हैं, एक है एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर के लिए इफेक्टिव रेंज फॉर एसिडिक बफर बराबर होता है pKa प्लस माइनस 1। इफेक्टिव बफर रेंज, सॉरी यहाँ पर निकल गया है, इफेक्टिव बफर रेंज फॉर एसिडिक बफर के लिए क्या होता है, pKa प्लस माइनस 1, मतलब दैट इज pKa प्लस 1 टू pKa माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, pKa फॉर एसिटिक एसिड और प्लस सोडियम एसीटेट इज 4.74 दिया हुआ है। ठीक है, तब इस सॉल्यूशन के लिए कैसा बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक है, इसके लिए हमको पूछ रहा है इफेक्टिव बफर रेंज। इफेक्टिव बफर रेंज क्या हो जाएगा, बोलो, वही फार्मूला था। तो pKa का वैल्यू कितना है 4.74, तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ोगे 1, एक बार घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5.74 से कितना हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। तो जल्दी से नोट करो, फिर बेसिक के लिए बता देते हैं।
ठीक है। चलो दूसरा है हमारे पास कौन सा, बेसिक बफर। बेसिक बफर, इसके लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बफर रेंज फॉर बेसिक बफर, ये हो जाएगा बस कुछ नहीं, यहाँ पे पी के बी आ जाएगा, पी के की जगह पे पी के बी, यानी फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, पी के बी +1 टू पी के बी -1। ठीक है, तो ये ही था इफेक्टिव बफर रेंज। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालोगे बफर कैपेसिटी। हेडिंग डालोगे बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी ये क्या है, तो होता ये है कि बफर तो पीएच चेंज होने नहीं देता है, तो होना कहना क्या है, इसको समझोगे अच्छा से, कभी ऐसे पूछता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हमें पढ़ना तो है क्योंकि सिलेबस में है। देखो बफर क्या है, बफर कैपेसिटी क्या है, देखो हमें लेना है 1 लीटर बफर, क्या लेना है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लेना है और उसका पीएच चेंज करना है हमको 1 यूनिट। 1 लीटर बफर लेना है और चेंज कितना करना है, 1 यूनिट चेंज करना है पीएच। तो चेंज खुद तो होगा नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड या फिर बेस ऐड करेंगे। तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के 1 यूनिट पीएच को चेंज करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, एसिड या फिर बेस जो ऐड करते हैं उसका कितना मोल ऐड करते हैं, उसी को हम लोग बफर कैपेसिटी कहते हैं। फिर से समझते हैं एक बार और, बेसिक बफर क्या, बफर कैपेसिटी क्या है, हमें क्या लेना है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन लेना है और 1 लीटर के साथ साथ हमें यह भी लेना है कि हम उसका कितना चेंज करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट चेंज करेंगे, क्या चीज़, पीएच। 1 यूनिट पीएच चेंज करने के लिए हम जितना मोल्स ऑफ एसिड या फिर मोल्स ऑफ बेस ऐड करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड per liter to change 1 unit of pH is called, क्या कहेंगे इसको, बफर कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, मैथमेटिकली बफर कैपेसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस added per liter by change in pH। ये हो गया आपको बफर कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या फिर बेस एडेड पर लीटर बाय चेंज इन पीएच। अगर एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर इसको फिक्स रखा जाए तो बफर कैपेसिटी का चेंज इन पीएच से कैसा रिलेशन है, देखो उल्टा रिलेशन हो रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना चेंज इन पीएच क्या होगा, कम होगा, या जितना ये कम होगा उतना ये पीएच चेंज ज़्यादा होगा। देख सकते हो कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, इस पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी देखा कि बफर कैपेसिटी क्या होता है और उसका फार्मूला भी देखा था। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एक यहाँ एक दूसरा वहाँ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है
When 2 mole of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution, its pH changes from 3.4 to 3.9. तो बफर कैपेसिटी पूछ रहा है, तो हमने अभी फार्मूला क्या आया था हमारा पर बफर कैपेसिटी को हम सिंबल क्या है 5, क्या था फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या फिर बेस एडेड पर लीटर बाय चेंज इन पीएच। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग 2 मोल ऐड कर रहे हैं, तो 2 बाय चेंज इन पीएच तो कितना हो जाएगा 3.9 माइनस 3.4 कितना हो गया 2 बाई 0.5 कितना हो गया 5 का 20 4 हो गया। तो ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये SW है, कर लोगे तुम, हल्का आसान है, ठीक है। तो ये था हमारा बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनाने का तरीका और कैसे क्या होता है बफर एक्शन क्या होता है, सब हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टाइट्रेशन पे, ठीक है, यानी उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है अब वो सभी आ जाएंगे। मतलब शुरू में जो पढ़ा था कि HCl होते थे या फिर NaOH होते थे, उसका pH कैसे निकालते थे, या फिर दूसरा उसके बाद फिर देखा हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस का देखा, फिर उसके बाद बफर का देखा, तो सभी जगह pH निकल रहा है। तो अब उस सब जगह पे सभी एक जगह आ जाएंगे। अब हम कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे वो कंडीशन, 1-2 क्वेश्चन हम लोग ऐसे एसिडिक बफर में देखा भी था, तो उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट वहाँ पे आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन उस पर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह हर फार्मूला को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे, लास्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक बच जाएगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।